अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमारी आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह की ज़ात आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा, हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इस वक़्त खित्ते में सबसे अहम तरीन पेशरफ्त हो रही है। 2 सुपर पावर्स एक दूसरे के करीब हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप चीन में मौजूद हैं। आज बाज़ाब्ता तौर पर पहली मुलाकात हुई है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हुए कहा कि तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात हैं। इख्तिलाफ़ात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरअमन जो है वो बकाए बाहमी के असूलों पर चलना होगा। इस मौका पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने चीनी और अमरीकी सदूर के वफूद के हमरा मुलाकात के मौके पर कहा कि अमरीकी वफद को चीन में खुशामदीद कहते हैं। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सफारतकारी है, मुज़ाकरात में है। चीन और अमेरिका 2 बड़ी ताकतें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। चीनी सदर ने कहा कि आलमी अमन और मुआशी तरक्की को बरकरार रखना दोनों ममालिक की तारीखी ज़िम्मेदारी है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक़्त बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात पर है। इख्तिलाफ़ात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी के असूलों पर चलना होगा। चीनी सदर ने कहा कि ट्रंप से कहा कि दुनिया इस वक़्त ईरान, तनाज़ा और आलमी सप्लाई चेन के संगीन चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि इस वक़्त दुनिया में ऐसी तब्दीलियाँ तेज़ी से रूनुमा हो रही हैं, जो एक सदी में नहीं देखी गई। बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल मुसलसल तग़य्युर पज़ीर और हंगामा ख़ेज़ है। क्या हम मिलकर आलमी चैलेंजों का मुकाबला और दुनिया को इस्तेहकाम फ़राहम कर सकते हैं? क्या हम अपनी दुनिया और अपने अवाम के लिए रोशन मुस्तकबिल तामीर कर सकते हैं? ये सवालात जिनका जवाब बड़े ममालिक के रहनुमाओं की हैसियत से हमें देना चाहिए। बात तो ठीक कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। चीनी सदर का मज़ीद कहना था कि मेरा मानना है कि दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफ़ात से ज़्यादा मुश्तरका मफ़ादात मौजूद हैं। दोनों ममालिक के मुस्तहकम दो तरफ़ा तल्क़ात पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हैं। चीन और अमेरिका दोनों के ताउन से फ़ायदा उठा सकते हैं। ताउन से नुकसान तसादुम से नुकसान हम एक-दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनाता है। शी जिनपिंग ने कहा है कि हम एक-दूसरे को कामयाब और खुशहाल होने में मदद करनी चाहिए। दोनों ममालिक को एक-दूसरे के साथ मिलकर चलने का सही रास्ता तलाश करना चाहिए। चीनी सदर का मज़ीद कहना था कि ताइवान का मसला चीन-अमेरिका तल्क़ात में सबसे अहम है। ताइवान का मसला दुरुस्त तरीके से ना सँभाला तो अमेरिका चीन कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। अब ये चीनी सदर उनको बता रहे हैं कि ताइवान ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ हैंडल कर लो, वरना साडे ਤੁਹਾਡੇ तल्क़ात ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ भी ख़राब हो सकते हैं। इस मौके पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपनी इब्तदाई कलमात में कहा कि आज मैं सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करना बाइसे एज़ाज़ समझता हूँ। आपका दोस्त होना भी मेरे लिए बड़े एक एज़ाज़ की बात है। अमेरिकी सदर ने कहा कि वो इस दौर पर दुनिया का बेहतरीन कारोबारी रहनुमाओं के साथ लाए हैं। मतलब उन्होंने कहा जो मेरे साथ लोग आए हैं ना, वो इस दौर के दुनिया के बेहतरीन कारोबारी लोग हैं, जो मेरे साथ इस वक़्त चाइना आए हैं। बाज़ लोगों ने इस मुलाकात को अब तक का सबसे बड़ी सिमट करार दिया और वो इस इजलास के मुंतज़िर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा कि शी जिनपिंग के साथ तल्क़ात हमेशा से इंतहाई शानदार रहे हैं। तरीही सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा बुनियादी फ़ोकस बाहमी तिजारत होगा। दोनों ममालिक के दरमियान आने वाली कई दहाइयों तक बेहतरीन और मज़बूत तल्क़ात कायम रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि हमारे तल्क़ात हमेशा अच्छे रहे हैं। जब भी मुश्किलात आई हमने मिलकर उन्हें हल किया। मैं आपको कॉल करता था, आप मुझे कॉल करते थे। लोग नहीं जानते कि जब हमें कोई मसला दरपेश हुआ, हमने जल्दी हल कर लिया और मैं हर एक से यही कहता हूँ कि चीनी सदर अज़ीम हैं, अज़ीम रहनुमा हैं। बहुत सारे लोग इस बात का गुस्सा करते हैं, बट मैं ऐसे कहता रहूँगा और मैं कहूँगा। ये अच्छी बात है, दुनिया के 2 बड़े मुल्क जो हैं, अगर वो मिल बैठें और मिलकर वो बजाए कि वो लड़ाई झगड़े को या मतलब इन चीज़ों को लेके चलें, अगर वो उनकी फ़िक्र ये हो कि दुनिया का अमन और दुनिया की मईशत, मेरे ख़्याल में ये दोनों मुल्कों की ये फ़िक्र हो, तो मामलात तो बहुत हद तक बेहतर हो सकते हैं। अभी आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें और सामने आएँगी, अब तो दौरा शुरू हुआ है। इधर खित्ते में एक दूसरा जन्म बहरान ले रहा है, इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस से ट्वीट करके कहा गया है
کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنگ کے دوران UAE کا دورہ کیا اور امارات کے صدر سے اہم ملاقات کی۔ یہ مطلب کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب کوئی کوئی پاکستانی ویلاگر نہیں کہہ رہا، بلکہ اسرائیلی وزیر اعظم آفس نے ٹویٹ کر کے انکشاف کیا ہے کہ جو اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو ہے، اس نے دوران جنگ جب ایران کے ساتھ اسرائیل کی جنگ چل رہی تھی تو اس وقت اسرائیل کے وزیر اعظم نے امارات کا دورہ کیا تھا اور امارات کے صدر سے ملاقات بھی کی تھی۔ اب متحدہ امارات نے ایران جنگ کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے جو دورہ امارات کی تردید کر دی ہے۔ نیتن یاہو نے آفس نے دورے سے UAE اور اسرائیل کے تعلقات میں تاریخی پیش رفت کا دعویٰ کیا ہے، تاہم UAE نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کی تردید کر دی ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا کہ غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں اور متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پوشیدہ نہیں ہیں۔ اس خبر پر ایران بھی آگ بگولا ہے اور ایرانی وزیر خارجہ کا بھی رد عمل آ چکا ہے۔ اب اس بات سے آپ دیکھ لیں کہ UAE کن پھڈوں میں پڑ رہا ہے۔ اب UAE جو ہے وہ ہم تو چاہتے ہیں کہ UAE کے مسئلہ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی حل ہو جیسے سعودی عرب کا ایران کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایران اور UAE میں کسی قسم کی کشیدگی نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا ہو، لیکن اندر کھاتے میں جو UAE کر رہا ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے اور اس سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور اب یہ دیکھیں جس کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں، اگر فرض کیا اس نے دورہ کیا بھی تھا اور وہ دورہ باہر سامنے لانے والا نہیں ہے تو اس کے وزیر اعظم آفس سے یہ ٹویٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے دورہ کیا ہے اور یہ آگے سے مطلب یہی کر رہے ہیں، تو یہی کرنے سے بہتر نہیں کہ مطلب اب یہ ذرا تھوڑا سا عجیب ورڈ ہو جاتا ہے یہی بٹ یہ یہی ہے نا کہ نہیں جناب ہم نے دورہ کوئی نہیں ہوا اور یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، تو یہ مزید بڑھاوا ہے۔ اگر یہ جنگ ہوتی ہے نا تو اس جنگ کے پیچھے UAE کا جو کردار ہے وہ کسی کو نہیں بھولے گا، وہ آج سامنے آئے، کل آئے یا پرسوں آئے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی انٹیلیجنس اداروں کی خفیہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اب اپنی میزائل صلاحیتوں کو بڑی حد تک برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک کے مطابق یہ صورتحال ٹرمپ انتظامیہ کے اس دعوے کے بالکل برعکس ہے کہ امریکی حملوں میں ایرانی فوجی طاقت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز کے ساتھ موجودہ اپنے 33 میں سے 30 میزائل اڈوں تک دوبارہ رسائی حاصل کر لی ہے، جو اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والی امریکی جنگی جہازوں اور تیل بردار ٹینکروں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اچھا جی، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مختلف جو میزائل اڈوں کو پہنچنے والے نقصان کی نوعیت کے باوجود ایران موبائل لانچرز کے ذریعے میزائل کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ بعض مقامات سے براہ راست میزائل داغے جا سکتے ہیں اور رپورٹ کے مطابق صرف 3000 اڈے جو ہیں وہ مکمل تک 3 میزائل اڈے جو ہیں وہ مکمل طور پر غیر فعال ہیں۔ اچھا جی، یہ مطلب بہت ساری جسے کہتے ہیں نا کہ ایسی چیزیں ہیں جو ٹرمپ تو آپ کو نہیں بتائے گا لیکن خدا نہ کرے وہ اگر وقت آ گیا تو پھر وہ آپ کو پتہ چلیں گی۔ ابھی میں نے ایک ٹویٹ دیکھا، آزاد سید صاحب ہیں جو ماشاءاللہ بڑی ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ جھوٹی خبریں دیتے ہیں یہ ان کی وجہ شہرت ہے، اچھے انسان ہیں، اللہ شاہ جی کو زندگی صحت دے، مگر اب ظاہر کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کوئی وہ جھوٹی خبریں اپنے ویلاگز میں تو دیتے ہی دیتے ہیں لیکن وہ جو جیو ٹی وی کو شرمندہ کرواتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی شہرت جو ہے وہ ماشاءاللہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے کہ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر دیتے ہیں جس پہ ان کے ادارے کو جو پاکستان میں سب سے بڑا جو نیٹ ورک ہے وہ بعد میں معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ خبر ہم نے غلط چلا رہی تھی۔ ابھی ان کا ایک ویلاگ سنا میں نے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی لندن میں جو پاکستان کے امبیسڈر تھے وہ ڈاکٹر فیصل صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، ان سے ملاقات ہے اور وہ کمال کے مطلب ان کے ساتھ ہمیشہ بڑا پیار اور محبت کا تعلق رہا۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کو مطلب کہ جو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے یا وہ واپس اسلام آباد آئے تھے تو واپس نہیں جا سکے اور اس کی وجہ بتائی اس کے پیچھے انہوں نے یہ کہ وہاں پر کوئی جیری فیڈیکس یہ جو آپ پاکستان میں ویزے جمع کرواتے ہیں تو وہ ایک سروس استعمال کرتے ہیں، اس کا جو ٹھیکہ ہے اس کا جو کانٹریکٹ ہے وہ کوئی مسلم لیگ نون کا ساتھی لینا چاہتا تھا اور اسحاق ڈار صاحب اس کو دینا چاہتے تھے لیکن ڈاکٹر فیصل صاحب نے وہ جو ہے وہ میرٹ پر آگے کر دیا تھا۔ میرے خیال میں یہ بڑی ہی صحافی بدیانتی ہے جب آپ کو پوری بات کا پتہ نہ ہو یا آپ کو پتہ ہو تو اس کے باوجود آپ جو ہے وہ مطلب اس قسم کی خبر کریں۔ اور انہوں نے درمیان میں اینڈ میں یہ بھی کہا کہ وہ کسی اچھی جگہ پہ جا سکتے تھے لیکن اب شاید وہ کسی اچھی جگہ پہ پوسٹ نہ ہو سکے۔ میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر فیصل جو ہے وہ کسی اچھی جگہ پر جا سکتے تھے، اب وہ نہیں پوسٹ ہو سکیں گے۔ پہلی بات تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، دنیا جانتی ہیں، وہ مجھے یاد ہے اب تو کافی مصروف ہیں، جب وہ لندن ہوا کرتے تھے تو ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن ہوا کرتا تھا، اب بھی ہے لیکن وہ ذرا مصروفیت سے وہ والا نہیں ہے لیکن ویسے ہی ہے۔
तो बड़ा शफ़क़त फ़रमाते हैं वो। तो एक नुक्ते की गलती जो है ना, या ऊपर से नीचे वो भी मतलब उसको वो करेक्ट करते थे। तो किसी को ठेका देना है, और ख़ास तौर पे मुझे तो नून लीग में वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आता जिसकी कोई ऐसी कंपनी हो। मैंने 2-3 जगह से तस्दीक भी की है नून लीग वालों से, जो नून लीग के बड़े हैं वहाँ से उनसे तस्दीक की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये गलत है, ये वो बिल्कुल गलत बयान कर रहे हैं, और वो जो उनका पेशा है उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं आज़ाद सैयद साहब। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बड़ी सिंपल, फिर उसके बारे में जो नेगेटिव खबरें भी फैलाएगी। असल खबर ये है कि वो जो फेडेक्स है उनके साथ डॉक्टर फैसल साहब ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसपे कुछ सवालिया निशान हो सकता है कि उन्होंने वो तमाम रूल एंड जो है वो फॉलो किए या नहीं किए। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि वो एक ही कंपनी ने अप्लाई किया था और उसी कंपनी को मिल गया। तो सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि किसी और ने अप्लाई नहीं किया, कोई और उसका उम्मीदवार ही नहीं था। तो ये बात कैसे कही जा सकती है कि वो किसी नून लीग को दिलवाना चाहते थे, लेकिन वो उन्होंने जैरी को दे दिया है। तो मतलब ये तो यहीं पे बात गलत साबित हो जाती है। और दूसरी ये बात है कि वो लंदन में, या फिर आपको ब्रेडफोर्ड में, या फिर मैनचेस्टर में, जहाँ पर हमारे जहाँ पर हमारे सफारत खाने के लोग बैठे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं, कॉन्सुलेट है, वहाँ पे जाना पड़ता था, या फिर आपको ऐप से करना पड़ता है, जो भी सर्विसेज़ है, जैसे आपका कार्ड अप्लाई करना है या बर्थ करनी है। अब तीसरी जगह कोई नहीं थी, मतलब कि अगर फ़र्ज़ किया कि बंदा कोई लुटन में बैठा हुआ है और उसके आने-जाने में लंदन में 2 घंटे लगते हैं। तो वो अपने 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में और 1 घंटा वहाँ पे, तो अपना पूरा अगर दिन बचाना चाहता है, तो वो अगर वो जेरी के ऑफ़िस में जाए और वहाँ पे जाके उसकी जो भी 40, 50, 60 यूरो फ़ीस है, वो अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करवाए और वही उसको डॉक्यूमेंट बनवा कर वापस घर दे दे। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें तो प्रोपेगेंडा करने वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा माशाल्लाह वहाँ पे जो पढ़े-लिखे लोग हैं, मैं एक लॉर्ड का भी सुन रहा था कि उसने पता नहीं बताया जी ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उन बेवकूफ़ों को ये पता ही नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि एम्बेसी बंद हो गई है, एम्बेसी अब कोई हेल्प आउट नहीं कर रही। ऐसा हरगिज़ नहीं है। एम्बेसी के तमाम काउंटर्स खुले हुए हैं। एम्बेसी में जो काम हो रहा था, वो हो रहा है। ऐप के ज़रिए जो काम हो रहा था, वो हो रहा है। वेबसाइट के ज़रिए जो काम हो रहा है, हो रहा है। ऐसे लोग जो ये सर्विसेज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उनको दूर पड़ती है, वो जेरी के ऑफ़िस में जाके अपना काम करवा सकते हैं। तो जेरी एक एडिशनल है, बंद नहीं हुई। और जिस तरह ये दी गई है, जो भी तरीकाकार है, अब हमें उसपे तो नहीं पता क्योंकि डॉक्टर फैसल से हमारी बात नहीं हुई। लेकिन अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात किसी के हैं कि उन्होंने कोई रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, तो वो एक अलहदा बात है। लेकिन इसहाक डार साहब का इस पे जो है वो इस पे आ जाना और किसी नून लीग को देना चाहते थे, वो तो नून लीग की जो है वो माशाल्लाह उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ऐसी कोई कंपनी हो, जिसने अप्लाई किया हो। ये बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें और हो सकती हैं। एक सफारतकार जो है, उसकी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। उसका जो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म होता है, उसके मुल्क के साथ जो ट्रेड है, उसके मुल्क के साथ उस मुल्क में जिसमें वो रह रहे हैं, वो तल्लुकात हैं, ये बड़ा अहम है। अब डॉक्टर फैसल साहब अगर इन मामलात में से किसी पे पूरे नहीं उतरे, मुझे याद है कि हम पिछले साल गए थे, इस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो वहाँ पर एक वन विंडो जो प्रोग्राम था, जो पंजाब गवर्नमेंट का एक मेगा प्रोजेक्ट था, जिसके ज़रिए आप पंजाब गवर्नमेंट के जितने काम हैं वो एम्बेसी जाकर मतलब फ़र्ज़ किया कि आपने ज़मीन की फ़र्द लेनी है। तो वो भी आप एम्बेसी से जाके ले सकते हैं, वन विंडो। आपने पासपोर्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको 3-3 जगह नहीं, एक ही जगह पे जाना चाहता है। वहाँ पे अगर ये तो बड़े अच्छे काम थे, जो इसहाक डार साहब की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लंदन में शुरू किए गए थे। लंदन को मिसाल बनाकर बाकी जगहों पर उनको लॉन्च करना था। लेकिन वो उसके बाद किसी जगह पे लॉन्च नहीं हुए। हो सकता है कि वहाँ पर कोई वो वाली जिसे कहते हैं कारकर्दगी ना दिखा पाए हों डॉक्टर साहब, या कुछ और मामलात हों, या फिर आपके मुल्क के जो तल्लुकात हैं इंग्लैंड के साथ, या फिर जो वज़ीर-ए-आज़म, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो हो सकता है वो किसी ऐसी तवक्कुआत पे पूरे ना उतर सके हों, वो एक अलहदा चीज़ है, इसके बारे में हमें ऐसा कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं ये आपको वैसे बता रहा हूँ कि डॉक्टर फैसल साहब जो हैं, वो अपनी मुद्दत भी तकरीबन पूरी कर चुके थे। अब ये उनको वापस इंग्लैंड आने-जाने का एवें टिकट ही उन्हें लगनी थी, बाकी वो जो उनकी मुद्दत है वो तकरीबन पूरी हो चुकी थी। तो ये जो आज़ाद सैयद साहब हैं, ये हमेशा से मतलब झूठी खबरें देने में माशाल्लाह इनका हाथ काफ़ी खुला है, सौखा हाथ है इन्हां दा। अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे, जब मुलाकात कभी हुई है तो बड़े अच्छे तरीके से सलाम दुआ हुई है। लेकिन ज़्यादती कर जाते हैं और फिर नून लीग पे डालकर और फिर नून लीग को ठेका ना देने पर आप उसको मुतनाज़ा कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग आपको सुनते हैं। हमें अंदाज़ा है, आपको भी इस बात का पता लग गया हुआ है कि जब तक झूठ ना बोलें वी लोग नहीं चलता, जब तक उसमें तड़का ना डालें वी लोग नहीं बनता। रिज़्क हलाल खाएँ, अल्लाह ताला की ज़ात आपको मतलब कि रिज़्क हलाल खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, यही कहेंगे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने मंशियात फ़रोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के नेटवर्क से मुतल्लिक़ आला पुलिस हकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़राए ने बताया है कि सीसीडी ने भी अनमोल और पिंकी के नेटवर्क से मुतअल्लिक़ बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी है और मुलज़मा पिंकी के मुबीना शौहर साबिक़
पुलिस इंस्पेक्टर राना अकरम को भी तलब कर लिया गया है और ज़राए के मुताबिक सीसीडी साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से केस के बारे में पूछताछ करेगी और लाहौर में दर्ज मुकदमे में पिंकी को लाहौर लाए जाने का भी इम्कान है। ज़राए ने बताया कि कोर्ट लखपत जेल मुकदमा में मुलज़मा पिंकी को इश्तिहारी नहीं किया गया था। वाज़िह रहे कि कराची में गार्डन पुलिस ने कामयाबी करते हुए मंशियात फरोश खातून उर्फ पिंकी को गिरफ्तार किया, जबकि गुज़श्ता रोज़ पिंकी के भाई के खिलाफ लाहौर में भी एक मुकदमा सामने आया है। अच्छा, पिंकी ये समझ रही थी कि लाहौर वही है, उस्मान बुज़दार के पास है, या फिर गोगी के पास है, या फिर दूसरी बाजी पिंकी के पास है। नहीं, लाहौर अब मरियम नवाज़ के पास है। पंजाब में अब हुक्मरान मरियम नवाज़ है और पंजाब में सीसीडी भी काम कर रही है, पंजाब में पुलिस भी काम कर रही है। तो अगर तो आप ये समझ रही हैं कि वो 5 साल पुरानी बहारें हैं, 5 साल पुरानी मौजें आप लग जाएँगी, तो वो नहीं होने वाला। यहाँ पर तो पूरा हिसाब-किताब देना पड़ेगा। अब पिंकी ये सोचे कि वो जो कराची में तो वो जिस तरह से वो मतलब है जी, मतलब ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਟੁਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। लाहौर में ऐसा नहीं होगा। लाहौर में उसको लाया जाएगा ना तो फिर दुनिया देखेगी और लाहौर में तो आपको पता आते-आते रहीम यार खान में छुड़ाने वाले भी आ जाते हैं। अल्लाह करे पिंकी ਨੂੰ भाई रोड ही ਲੈ ਕੇ ਆਣ ताकि पिंकी ਜਿਹੜੀ ਉਹ रहीम यार खान ਕੋਲ ਹੋਵੇ और ਉਹ छुड़ाने वाले आ जाने। एक और मरियम नवाज का प्रोजेक्ट जो है जो हकदारों को जो उन्होंने फ्लैट्स दिए हैं, बने-बनाए घर दिए हैं। वो मरियम नवाज़ साहिबा कल तकरीब से खिताब कर रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि मेरी टीम ने कहा जी कि इससे कुछ 30 से 35 लाख रुपया एक फ्लैट पे खर्चा आया है और ये आप इनसे आसान किस्तों पे ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि ये जो किस्तें हैं, इसमें आप इनसे इंटरेस्ट ना लें, जो कॉस्ट है वो ले लें। तो मरियम नवाज़ ने कहा नहीं, ये इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें। ये हमारे मुल्क के मज़दूर हैं, ये हमारे मुल्क के काम करने वाले हैं, ये हमारे मुल्क के वो लोग हैं, जो शायद अपना कभी घर नहीं बना सकते, ये मुलाज़िम हैं, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट घर दे दें। वहाँ पे बेवाओं का कोटा था। तो उनसे कहा गया जी कि यहाँ पर बेवाओं का कोटा है और उसमें जो है हम इतनी बेवाओं को देना चाहते हैं। तो मरियम नवाज़ ने पूछा कि कितनी बेवाएँ हैं जिनके जो हस्बैंड है वो काम करते थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो बताया गया कि 140 से 50 के दरमियान बेवाएँ हैं और उसके हम लोग 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और हर दफ़ा कहा नहीं, जितनी बेवाएँ हैं, जितनी ख़वातीन हैं, तमाम की तमाम ख़वातीन को फ्लैट दे दिए जाएँ। अब वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कभी घर का ख्वाब नहीं देखा, वो मुलाज़िम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी और जगह पे काम कर रहे हैं और उनको बना-बनाया घर मरियम नवाज़ की तरफ से दिया जा रहा है। तो मेरे ख़्याल में ये 7 नस्लें आगे याद रखेंगी। मैं जिस गाँव से रहता हूँ, हमारे गाँव का नाम शेखुपुरा में महमू वाली है, ट्रेन स्टेशन है वहाँ पर, जिस पे हम जाया करते थे और जो नेक्स्ट जहाँ पे हम पढ़ते थे, उसका नाम वारबटा है। गोरेला ना है वारबटन। तो वो जो हम लोग जाया करते थे ट्रेन पे और कभी-कभार अगर कोई ट्रेन ऊपर-नीचे टाइम हो जाते थे, तो हम लोग वॉक करते थे। वो 5, 6, 7 किलोमीटर वॉक बनती है, 8 किलोमीटर, एक ट्रेन स्टेशन से दूसरे स्टेशन। मोहम्मद खान जनेजो साहब ने आपको याद होगा कि कुछ कॉलोनी बनाकर दी थी लोगों को रहने के लिए और इस बात को ये 98, 96, 98 नहीं बल्कि 86, 87, 85 जब वो गैर जमाती जो इंतखाबात थे उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे। आप बिलीव करेंगे कि वो वाले घर वो ट्रेन की पटरी के साथ जब हम अपने गाँव से जाते हैं, अभी भी जाते हैं, गाँव से वारपिंड जाएँ क्योंकि ज़ाहिर है वारपिंड में दोस्त यार सब हैं, कभी जाएँ तो वहाँ पे जाना पड़ता है। वो बस्ती अभी तक मौजूद है, वो जो घर 86, 87, 88 में बने थे, अभी तक मौजूद है और जिनको वो अलाट हुए थे, उनकी फैमिली आगे नस्ल दर नस्ल वहाँ पे रह रही है। अंदाज़ा करें मोहम्मद खान जनेजो को अभी तक दुआएँ मिल रही होंगी। तो आज मरियम नवाज़ ने जो काम किया है, ये बड़ा कमाल का काम किया है। मरियम नवाज़ ने ये जो हकदारों को जिनका जो कभी भी अपना घर नहीं बना सकते, उनको जो अपना घर दिया, ये अपनी छत और अपने घर के अलावा है। वो जो कर्ज़ा दे के अपने लोग लेते हैं, घर बनाते हैं, वो अलग है। ये बने-बनाए फ्लैट जो हैं, वो बनाकर नौकरी पेशा लोगों को दिए जा रहे हैं। ये है वो विज़न जो मरियम नवाज़ साहिबा अपने बाप के विज़न को आगे लेके चल रही हैं, चचा के विज़न को लेके चल रही हैं और अल्लाह पाक ने 2 साल में मरियम नवाज़ को वो बना दिया है कि जो शायद यहाँ पर लोग 40-40 साल में नहीं बन पाते। लोगों की फ़ेवरेट सीएम मरियम नवाज़ साहिबा। अल्लाह की ज़ात आप पर अपने वालिद का साया कायम रखे। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, आबाद रखे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।